Good morning, students. Today we will start the chapter number 6 Combustion and Flame. Now, firstly, we will introduce the word combustion. What is combustion? Combustion, that means burning of any substance in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना, जलना कंबंशन कहलाता है। ठीक है। अब कुछ सब्सटेंस आपने देखे होंगे जो बर्न होते हैं और कुछ सब्सटेंस बर्न नहीं होते। तो ऐसे सब्सटेंस जो बर्न हो जाते हैं उसे हम कहेंगे, या जो जल जाते हैं उसे हम कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस, और ऐसे सब्सटेंस जो बर्न नहीं होते उसे हम कहेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है। अब आपने अपने आसपास कहीं सब्सटेंस को बर्न होते हुए देखा होगा, जैसे कि कैंडल बर्न हो जाती है, वुड, ठीक है, लकड़ी जल जाती है। और आपने देखा होगा कि जब ये बर्न होते हैं तो इनमें से एक फ्लेम, जिसे हम कहते हैं लो, ठीक है, वो फ्लेम निकलती है जो येलोइश कलर की होती है, ऑरेंज येलो शेड में। उस लो को हम फ्लेम कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ सब्सटेंस है, जैसे कि कोल है और वो इंसेंट स्टिक है, तो यानी अगरबत्ती है, इन सब की फ्लेम नहीं बनती क्योंकि ये एक रेड कलर की सिर्फ लाइट के साथ बर्न होते हैं। जैसे आपने किसी कोल या कोयले को जलते हुए देखा होगा, तो जब आप उसे बर्न कुछ टाइम के लिए, तो जब वो वुड फॉर्म में रहता है तब वो आग पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी वो फ्लेम बनाना बंद कर देता है। उसके बाद वो सिर्फ लाइट इमिट करता है, यानी जब कोयल या इंसेंट स्टिक है जब बर्न होती है तो सिर्फ लाइट हमें नज़र आती है, रेड कलर की हीट के साथ लाइट इमिट होती है। ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सब्सटेंस फ्लेम नहीं बनाते। नाउ कंबंशन। सो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, एक एक्टिविटी देखी होगी कि जब आप किसी मैग्नीशियम विच इज़ अ मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, और इसकी एक पतली सी स्ट्रीप को लेकर जब बर्न करते हैं, यू कैन सी हियर, अपने से जब टोंग है ना साइड में, टोंग से पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि फ्लेम हमारे हाथों में ना आ जाए, ठीक है, और हमें इंजर्ड ना हो। तो हमने उसे टोंग से पकड़ रखा है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम नीचे, आपको दिख रहा होगा, फ्लेम दी जा रही है, हीट दी जा रही है, और जब उसे बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? आसपास की सराउंडिंग से। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाती है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें कहाँ मिलेगा? जब ये बर्न होती है तो नीचे वाइट कलर की ऐश गिरती जाती है। ऐश मतलब राख। ठीक है। जैसे आप कोल बर्न करते हो तो उसकी भी राख होती है ना, सेम उसी टाइप से जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो उसकी भी ऐश गिरती जाती है, वो ऐश कहलाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंबंशन प्रोसेस हुई है। कैसे कंबंशन प्रोसेस हुई है? क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुई है। ठीक है। और साथ में बर्न होने के साथ ये हीट और लाइट एमिट करती है। ऑब्वियसली फ्लेम होगी तो हीट तो मिलेगी, बट लाइट कैसी होती है इसकी? डेजलिंग वाइट लाइट। जैसे आपने पटाखों की, है ना, चमक देखी होगी, फुलझड़ियों की चमक देखी होगी, ठीक है, सेम उसी तरह इसकी भी वाइट डेजलिंग लाइट होती है, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाली। नाउ वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। यहाँ पर हमने एक और एक्टिविटी की है चारकोल के साथ। यहाँ हमने टोंग की हेल्प से चारकोल को पकड़ा और बर्नर के ऊपर रख के बर्न किया। हमने ये देखा कि चारकोल की कोई फ्लेम नहीं बनी। जैसे यहाँ पर ऊपर फ्लेम बनी है ना, वाइट लाइट प्रोड्यूस हुई है ना, वैसे यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है। तो जब हमने इसे चारकोल को टोंग की हेल्प से बर्नर की फ्लेम पर रखा है तो चारकोल एयर में बर्न जरूर होगा,
और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। ये भी हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा और इसे भी बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों ही एक्टिविटी सिमिलर है या अलग अलग हैं। तो हमने देखा जो सब्सटेंसेस बर्न हो रहे हैं दोनों में से हीट रिलीज हो रही है और दोनों में से लाइट रिलीज हो रही है। ठीक है। नाउ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन ऑक्सीजन। ठीक है। कोई भी ऐसी प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है ना, इसे हम केमिकल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। जैसे मैग्नीशियम बर्न हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, न्यू सब्सटेंस है। ठीक है। चारकोल बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है। और सब्सटेंस किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है और अगेन वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ केमिकल चेंज की होती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न इन द ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है। हीट और लाइट विच मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस। अब हीट और लाइट में क्या है, हीट तो प्रोड्यूस होगी बर्निंग के बाद, बट लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है। इसे हम कहेंगे कंबंशन। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड चारकोल, ये सारे कंबंशन के एग्जाम्पल है। नाउ सिंस बोथ गिव हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, नाउ मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल इन नेचर। देखो ये दोनों सब्सटेंस बर्न हुए तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट लाइट मस्ट बी प्रोड्यूस इन कंबंशन। मैंने आपको बताया ना कि ये ज़रूरी नहीं होता कि लाइट कंबंशन में प्रोड्यूस हो या नहीं हो। कुछ ऐसी प्रोसेस भी होती है जिनमें केवल हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। नाउ combustible and non-combustible substances. So we know that some substance burn in the presence of oxygen and produce heat and light. So that substances are called combustible substances. And those substances which do not burn in the presence of oxygen are called non-combustion substance. ठीक है। जो बर्न ही नहीं होते, जो फायर, जैसे कि आप किसी ग्लास या कांच को जलाने की कोशिश करोगे तो वो बर्न नहीं होगा। किसी मेटल को बर्न करने की कोशिश करोगे तो वो बर्न नहीं होगा। इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस को हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोल भी जल जाता है। एलपीजी गैस जो आप घर में सिलेंडर में यूज़ करते हैं। क्लॉथ, कपड़े जलते हैं। कोल, ठीक है, लकड़ी के कोल, चारकोल, खदानों वाला कोयला। देन नेचुरल गैस जो आप व्हीकल वगैरह में यूज़ करते हो। कैरोसिन, डीजल, वुड, ये सारे के सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है। ये कुछ कैरोसिन लैंप के एग्जाम्पल गिवन हैं। कोल कैसे बर्न होता है ये एग्जाम्पल गिवन है। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट, टू फाइंड वेदर अ गिवन सब्सटेंस कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। ये एक्टिविटी आपको ये बताएगी कि कोई सब्सटेंस कंबस्टिबल होता है या नहीं होता, वो कैसे पता करते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे कि पेयर ऑफ टोंग्स लेना है, एक कैंडल लेना है, एक मैच स्टिक लेना है, एक क्लॉथ लेना है, एक आयरन नेल लेना है और एक वुड स्टिक लेना है, एक ग्लास लेना है, एक ड्राई लीव्स लेना है, स्टोन लेना है, पेपर लेना है, स्टील स्पून लेना है। ऐसे डिफरेंट मटेरियल आप अपने आसपास से कलेक्ट कर सकते हो। नाउ आपको क्या करना है, वन बाय वन इन सारे मटेरियल को टोंग की हेल्प से होल्ड करना है। जैसे भी मैग्नीशियम रिबन को कैसे होल्ड किया था वैसे। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत ही केयरफुली करने चाहिए क्योंकि कभी भी आग पकड़ सकते हैं। आसपास अगर कोई कंबस्टिबल थिंग्स होगी तो जिसके कारण पूरे घर में आग लग सकती है। इसलिए इन एक्टिविटीज़ को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। ठीक है। जिससे हमें खुद भी हार्म ना हो और आसपास चीज़ों को भी हार्म ना हो। तो देखो यहाँ पर टोंग की हेल्प से सब्सटेंस को पकड़ के रखते हैं। वन बाय वन जितने भी सब्सटेंस लिए सबको पकड़कर कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखते हैं और कैंडल जलाकर उसके ऊपर वन बाय वन रखते जाते हैं और चेक करते जाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस बर्न हो रहा है या कौन सा सब्सटेंस नहीं हो रहा है। ठीक है। तब जो भी बर्न हो गया वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है और जो बर्न नहीं हुआ वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है। यहाँ पर टेबल गिवन है, जैसे उसने क्लॉथ को पहले बर्न किया तो क्लॉथ बर्न हो गया, दैट इज़ कंबस्टिबल। आयरन नेल को
होल्ड करके बर्न करने की कोशिश की, नहीं हुआ, दैट मीन्स नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। उस तरह वुडन स्टिक कंबस्टिबल, ग्लास नॉन कंबस्टिबल, ड्राई लीव्स कंबस्टिबल, स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल, पेपर कंबस्टिबल, स्टील नॉन कंबस्टिबल। तो इस तरीके से मटेरियल को हम बर्न करके पता कर सकते हैं कि वो कंबस्टिबल है या नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबंशन। देखो कंबंशन तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का बर्न होना, दैट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। बट अब कंबंशन के भी टाइप होते हैं, मतलब जब ऑब्जेक्ट्स बर्न होती है ना तो उनके बर्निंग होने की प्रोसीजर और तरीके भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, नाउ जब आपने देखा है कि कोई चीज़ बर्न होती है तो उसके लिए भी प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए। जब उसका कंबंशन होता है तो उसकी जो कंडीशन होती है, किस तरह का कंबंशन हो रहा है, किस तरह की कंडीशन में हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कंबंशन को डिवाइड किया है, जैसे कि रैपिड कंबंशन, स्पॉन्टेनियस कंबंशन और एक्सप्लोजन। ठीक है, हमने टोटल 3 टाइप से कंबंशन को डिवाइड किया है, रैपिड कंबंशन, स्पॉन्टेनियस कंबंशन और एक्सप्लोजन। ठीक है, नाउ रैपिड कंबंशन, जब कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होता है रैपिड रेट, रैपिड का मतलब होता है बहुत फास्ट, है ना, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से। तो जब कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट रेट से बर्न हो जाता है और एक साथ ही बहुत सारी हीट और लाइट को इमिट करता है बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए, उसको हम रैपिड कंबंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस। अब देखो कुकिंग गैस के लिए आपने देखा होगा, आपने बस स्टोव का नोब चालू किया और आपने हल्का सा लाइटर लगाया तो आपने देखा होगा कि जो उसकी छोटी सी चिंगारी होती है ना, वो उसे इग्नाइट कर देती है। ठीक है, मतलब जो गैस स्टोव से निकलने वाली जो गैस है, सिलेंडर से जो स्टोव तक जो गैस आती है, उसे हमने हल्की सी स्पार्किंग से ही उसने आग पकड़ ली, यानी वो कितनी फास्ट बर्न होता है ना, एक हल्की सी लाइटर की स्पार्किंग से ही वो बर्न होना शुरू हो जाता है और एक साथ वो पूरे बर्नर में आग पकड़ लेता है। तो इस तरीके से ऐसे सब्सटेंस जो बहुत फास्ट जल जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है पेट्रोल, केरोसिन। ठीक है, इन सब के पास आपको हल्की सी स्पार्किंग ही लानी होती है, रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से आग पकड़ने वाले, तो ये इमीडिएटली स्टार्ट होना, बर्निंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके आसपास सिर्फ मैच स्टिक लाने की नीड होती है। नाउ इट प्रोड्यूस अ हीट एंड लाइट, और हीट लाइट प्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मोमबत्ती, वो भी बहुत जल्दी जल जाती है। ठीक है, ये थे रैपिड कंबंशन जिसकी रेट नॉर्मल होती है। बट हम आगे देखेंगे स्पॉन्टेनियस कंबंशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक ही आग पकड़ने वाले, इतनी अचानक कि हमें पता भी न चले और पलक झपकते ही ये बहुत सारा एरिया कवर कर ले। जैसे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो खुद की मतलब बिना किसी एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई किए ही वो आग पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस। अब देखो फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन इसका पीस अगर आपने एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से ही खुद ही रिएक्शन कर लेगा, इसे अलग से हीट या बर्न करने के लिए हीट देने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद रखा रखा ही जल जाता है। जैसे फायर इन कोल माइंस, खदानों में लगने वाली आग, वो भी रैपिडली एकदम हो जाती है। फॉरेस्ट फायर में भी आपने देखा होगा कि बहुत चिंगारी लगते ही, जो 2 पेड़ टकराते हैं और उसकी चिंगारी से ही पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। ठीक है, तो ये वाइट फास्फोरस का एक एग्जांपल दिखाया, इस तरह से होता है। ये वाइट फास्फोरस को आप अलग से हीट या मैच स्टिक जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही रखा रखा जल जाता है। उसी तरह सोडियम और पोटेशियम भी ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर हमने जैसे ही उसे रख दिया तो वो आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हम उन्हें कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं। उन्हें पानी में भी नहीं रख सकते, पानी में भी ऑक्सीजन है, तो वाटर के ऑक्सीजन का यूज़ करके वो आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए सोडियम वगैरह को भी हम
मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं। नाउ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब एक ऐसा कंबंशन जो बहुत सडनली होता है। सडनली होना मतलब एक साथ ही बहुत सारी गैस, हीट, लाइट, साउंड सब प्रोड्यूस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फायर क्रैकर्स, पटाखे। एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका, जिसमें एक साथ बहुत सारी गैस, हीट, लाइट, साउंड सब रिलीज हो जाए, है ना, और बहुत कम टाइम में, और आँखों में भी इसकी ब्राइटनेस इतनी हो कि एक फ्लैश की तरह चमके। तो ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं बहुत ही हाई कंबस्टिबल सब्सटेंस और एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करने वाले। फायर क्रैकर्स, जब दिवाली आती तो आपने देखा होगा ना, उसको आपने हल्का सा जलाया और एक साथ ही वो इतनी तेज़ बर्न हो जाता है कि जितनी भी बारूद होती है उसके अंदर वो सब के सब एक साथ बर्न होती है और एक साथ साउंड, हीट, लाइट प्रोड्यूस करती है। तो इसे हम कहेंगे एक्सप्लोजन। ठीक है। नाउ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबंशन। तो कंबंशन के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है? मेनली 3 कंडीशन है। पहली, जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर सब्सटेंस कंबस्टिबल नहीं हुआ तो फिर वो बर्न ही नहीं करेगा, और जब वो बर्न ही नहीं करेगा तो कंबंशन कैसा? इसलिए कंबंशन प्रोसेस के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस होना ज़रूरी है। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबंशन। ठीक है, यानी कि सपोर्टर होना चाहिए, यानी कि कंबंशन को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर सपोर्टर का मतलब होता है जैसे कि कोई आग लगाने के लिए, जैसे आपको कैंडल जलाना है, ठीक है, तो कैंडल जलाने के लिए आप मैस्टिक का यूज़ करेंगे ना, उसी तरह आपको गैस जलाना है, ठीक है, जो आप सिलेंडर वाली गैस है, आपके घर में गैस स्टोव है, उसको जलाना है, तो उसके लिए आप लाइटर का यूज़ करते हो। तो वैसे कोई ना कोई सपोर्टर होना चाहिए जो उसको इनिशियली थोड़ी सी हीट दे दे बर्न होने के लिए। ठीक है। और थर्ड है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। और कंबस्टिबल सब्सटेंस भी, सब कंबस्टिबल सब्सटेंस का अपना अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। जब उनकी लिमिट हो जाती है और वो ऑटोमेटिक अपने टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद वो आग पकड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे वुड को आप लाइटर से जलाने की कोशिश करोगे, लकड़ी को, तो वो नहीं जलाएगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, उसे आपको बहुत देर तक, लंबे टाइम तक थोड़ा सा आपको कंटिन्यू फ्लेम देना पड़ेगी, तब जाके वो बर्न होगा। जबकि पेट्रोल और डीजल के लिए एक हल्की सी स्पार्किंग ही काफ़ी है, क्योंकि उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। आप हल्की सी स्पार्किंग भी दे दोगे तो बर्न हो जाएगा। तो वैसे ही हर एक सब्सटेंस का, जिसको हम बर्न कर रहे हैं, वो हर कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर उसे मिलना चाहिए, तभी वो बर्न होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है। तो ये 3 मेन कंडीशन थी, और इसको समझने के लिए हम एक फायर ट्राइंगल बनाया है। देखो कुछ इस तरह से, जैसे ऑक्सीजन, क्या क्या चाहिए किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए? ऑक्सीजन। सेकेंड थिंग, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस खुद होना चाहिए, अगर वो नॉन कंबस्टिबल हुआ तो पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि उस सब्सटेंस का खुद को उतना टेम्परेचर मिलना चाहिए कि वो आग पकड़ लें। ठीक है। अब यहाँ 1 बाय 1 डिस्क्राइब किया है कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो बर्न हो जाए। फॉर एग्जांपल पेपर, क्लोथ, वुड, एलपीजी, पेट्रोल, necessary for combustion of to take place, and the process of combustion cannot occur without a combustible substance। मतलब अगर आप combustion process की बात कर रहे हो और अगर आपने non combustible substance ले लिया तो process possible नहीं है। सेकेंड, सपोर्टर ऑफ combustion। सपोर्टर का मतलब होता है कि ऑक्सीजन मिलना, फिर थोड़ी सी हीट मिल जाना स्टार्ट करने के लिए combustion को, ये सब सपोर्टर कहलाते हैं। नाउ combustion इज अ केमिकल रिएक्शन, किसके बीच की है? कंबस्टिबल सब्सटेंस के और ऑक्सीजन के। तो किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करना है तो उससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखना ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो बर्न नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सपोर्टर कौन होगा? ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ कंबंशन कंटिन्यू टिल देयर इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कब तक पॉसिबल है ये? जब तक आप उसको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हो। जैसे ही ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, कंबंशन प्रोसेस ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो सबसे बेसिक फंडा क्या है? किसी भी कंबंशन के होने के लिए ऑक्सीजन मिलना, और उसे रोकना है तो उसके लिए ऑक्सीजन का सप्लाई बंद करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है और अगर ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दिया जाए तो वो
उसकी बर्निंग प्रोसेस रुक जाती है ना। फिर चाहे वो कोई भी टाइप का कंबंशन हो रहा हो, ठीक है, बस उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ कि उसकी कंबंशन प्रोसेस रुक जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है कि ऐसा क्यों होता है, तो आपने ये बचपन में की होगी, 4th 5th की एक्टिविटी है कि जब आप किसी कैंडल को बर्न करते हो तो बर्न कर रहे हो तो प्रॉपर फ्लेम के साथ बर्न हो रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक ग्लास उसके ऊपर ढक देते हो तो वो थोड़ी देर तक तो जलती है, क्योंकि ग्लास के अंदर भी जो जितनी भी ऑक्सीजन थी वो उसने यूज़ कर ली। लेकिन जैसे ही ग्लास को ढके रहने दिया तो वो ऑटोमेटिकली बर्निंग होना स्टॉप हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लास से कवर होने के कारण ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया और कंबंशन रुक गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। हमें पता है कि वुड और कोल होते हैं वो फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, और सबके बर्निंग प्रोसेस का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। तो जब हम उसे गर्म करेंगे, ठीक है, कैंडल फ्लेम से या बुनसन बर्नर पे, तो उन्हें बहुत मिनिमम टेम्परेचर मिल पाएगा, यानी वुड और कोल को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए बर्न होने के लिए। अब आप उसे हल्की सी कैंडल से या बर्नर से बर्न कर रहे हो तो वो बर्न नहीं हो पाएगा। देन जो लो टेम्परेचर है, कम से कम वो टेम्परेचर जो किसी भी सब्सटेंस को ज़रूरी है या चाहिए ही चाहिए आग पकड़ने के लिए, फायर कैच करने के लिए और बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जो किसी भी सब्सटेंस की हेल्प कर दे बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, या कम से कम उसको उतनी हीट दे दे कि वो आग पकड़ना शुरू कर दे, उसे हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट कैच फायर, इट इज़ इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर। मान लो आप अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे रहे हो, अभी मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो बर्न हो जाएगा और नहीं दोगे तो नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। मान लो किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन उसका इग्निशन टेम्परेचर उसे नहीं मिला, उसकी बॉडी या उसकी जो भी सरफेस है जिससे वो बना है उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण वो फायर को कैच कर ले, तो वो बर्न नहीं होगा। यानी कि इग्निशन टेम्परेचर ऑक्सीजन के साथ साथ इम्पॉर्टेंस रखता है। अगर आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे रहे हो लेकिन इग्निशन टेम्परेचर उसका बहुत कम है, ठीक है, तो वो आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वुड पीस को छोटी सी कैंडल फ्लेम से बर्न करने की कोशिश कर रहे हो और कैंडल फ्लेम से उसका इतनी ज़्यादा हीट ही नहीं मिल पा रही है जिसके कारण वो बर्न हो जाए, तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई हो भी रहा है तो भी वो बर्न नहीं होगा, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है टू शो दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस डू नॉट कैच फायर इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अभी जो मैंने बताया ना कि अगर उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई मिल भी जाए तो वो फायर कैच नहीं करेंगे क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिला। तो ऐसा चेक करने के लिए एक पेपर कप ले लो, एक गैस स्टोव ले लो और कुछ वाटर ले लो, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे ही डायग्राम से बताती हूँ कि आपने क्या किया, पेपर कप लेकर उसके अंदर वाटर फिल कर दिया, उस वाटर को आप गैस स्टोव पर रख देते हो। इस तरह से पेपर कप को गैस स्टोव पर रख दिया। इनिशियली क्या होता है, जो गैस स्टोव है वो बर्न पेपर कप है यानी पेपर का बना हुआ है, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है ना कि अगर हम किसी पेपर कप को गैस स्टोव पर रख देंगे तो वो पेपर का कप तो बर्न हो जाएगा, लेकिन हमने अंदर वाटर फिल कर रखा है, ठीक है। यानी कि उस पेपर कप को बर्न होने के लिए जितनी हीट चाहिए थी वो सारी हीट तो वो वाटर को सप्लाई कर देगा, क्योंकि वाटर उस पेपर कप के अंदर है। तो जितनी भी हीट गैस स्टोव से पेपर कप लेता है वो पेपर कप सारी हीट को, क्योंकि वाटर उससे जस्ट कांटेक्ट में, तो सारी हीट को कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वाटर तक सप्लाई कर देता है। तो ऐसा करने से जो कप है, कप का टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि कप का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा और वो बर्न होना शुरू कर देगा। बट यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर कप का मिल ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जितनी भी हीट वो गेन कर रहा है गैस स्टोव से वो सारी के सारी वाटर को जा रही है। और फिर सेकेंड टाइम पे हमने क्या किया, वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो गया, वाटर इवापोरेट होना शुरू हो गया, बट पेपर का बर्न नहीं हुआ। फिर क्या किया हमने,
फिर हमने सेकेंड टाइम पे जितना भी वाटर पेपर कप में था उसको हमने निकाल दिया और खाली पेपर कप रख दिया। तो जैसे खाली पेपर कप रख दिया तो जितनी भी हीट वाटर को सप्लाई हो रही थी वो सप्लाई होना बंद हो गई, क्योंकि अंदर वाटर ही नहीं है, और वाटर नहीं है तो सारी हीट किसको मिल गई? पेपर कप को। और पेपर कप को जैसे ही उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल गया तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से क्या समझ में आया कि ऐसे सब्सटेंस जिन्हें प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता तो वो नहीं बर्न होते, भले ही उन्हें आप ऑक्सीजन दे दो। ठीक है। नाउ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। इग्निशन टेम्परेचर का कम होना मतलब क्या? बहुत कम टेम्परेचर में ही वो फायर को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, फिर एलपीजी जो आपके घरों में आ रही है, आप हल्के से लाइटर की स्पार्किंग से उसे बर्न कर लेते हो, कैरोसिन, एल्कोहल, ठीक है, और पेपर फैब्रिक यानी कागज़ के बनी हुई शीट्स, और कपड़े, स्ट्रॉ यानी सूखी घास, इन सभी को आप हल्की सी स्पार्किंग भी दे दोगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं होती बर्निंग के लिए। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, हल्का सा भी गर्म भी हो जाते हैं तो ये बर्न हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ये डू यू नो एक्टिविटी में। क्या आप जानते हो कि जो मैच स्टिक होती है वो वुड शेविंग जो रहती है उसको बर्न कर देती है, बट नॉट अ लार्ज पीस ऑफ वुड, लेकिन बड़े लकड़ी के टुकड़े को नहीं बर्न कर पाती। क्यों? क्योंकि जो दो वुडन पीस होते हैं उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। ठीक है। और जितनी हीट जिस कॉर्नर से हम उसको हीट करना शुरू करेंगे वो अपनी जितनी बड़ी साइज़ है उस पूरे एरिया तक अपनी हीट को ट्रांसफ़र करेगा। तो ऐसा करने से पूरी मैच स्टिक से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो सारी के सारी हीट उस बड़े वाले वुडन पीस में सप्लाई हो जाती है, जिसके कारण वो अपना टेम्परेचर अटेन ही नहीं कर पाता इग्निशन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, उसकी साइज़ इतनी बड़ी है कि उतनी सी हीट पूरी बॉडी तक सप्लाई होती है, तो वो इतना ज़्यादा उस पूरी बॉडी को गर्म नहीं कर पाती। ठीक है। तो इस तरीके से बड़े वुड को छोटी सी मैच स्टिक से आप बर्न नहीं कर सकते और उसका इग्निशन टेम्परेचर वो अटेन नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन मैच स्टिक के अंदर जो छोटी लकड़ी रहती है उसकी साइज़ तो छोटी है ना, तो उसको आप जैसे ही रब करोगे तो वो जल्दी से आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ने के बाद पूरी इग्निशन टेम्परेचर उसे उसका मिल जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम फायर फाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप लोग इससे जुड़े रहिए, इसको पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।